ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछ रहा है कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, यह संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखने तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में किस प्रकार सहायक है, उपयुक्त न्यायिक निर्णयों के आलोक में विवेचना कीजिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चरिंग देखते हैं कैसे है, फिर थोड़ा सा हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यही आपका थोड़ा सा यहाँ पे थिंकिंग लगाना होगा कि क्या क्या जजमेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप लोग बताओ क्या लिख सकते हैं इसमें। एनीवन। फिर इसमें कोट भी, बी आर अम्बेडकर को कोट करके। थोड़ा सा आवाज आपका ब्रेक हो रहा है, तो हम लोग बी आर अम्बेडकर सर के मैं से स्टार्ट कर सकते हैं कि इन्होंने जी फर्स्ट सर। टाइम जो वर्ड कॉइन किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग बी आर अम्बेडकर की बात कर सकते हैं, जैसा सी ने बोला है। कुछ और इसमें सर हम लोग इनका ऐड एक कर सकते हैं। हम्म। इनका एक कोट है जिसमें इन्होंने हम्म। इसको स्पेशली कोट करके लिखा था कि हम्म। संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है, इसका विकास हम्म। करना पड़ता है। तो इस कोट को हम्म। लेके और फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि संविधान के मूल्यों, सपोज जैसे न्याय है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन गरिमा, विधि के शासन को ऐसे करके फिर लिख सकते हैं कि शासन और समाज में ईमानदारी से पालन करना ही संविधानिक नैतिकता है। इस टाइप का अगर इंट्रो हम्म। लिखेंगे। अब देखो, जैसे ये वाला चीज था ना जो तुम बोले कि संवैधानिक नैतिकता मतलब नेचुरल नहीं होता है, इसका विकास करना पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा एक तरीके से फाइनल एनालिसिस है ना। इसको मेरे हिसाब से थोड़ा जहाँ वे फॉरवर्ड लिख रहे हो, कंक्लूजन लिख रहे हो, वहां पे लाना ज्यादा सुटेबल रहेगा। जैसे कंक्लूजन में आप इससे एंड कर सकते हो, बहुत अच्छा कंक्लूजन आपका हो जाएगा। ठीक है। जी सर। हाँ, अब इंट्रोडक्शन हम लोग बी आर अम्बेडकर से शुरू कर लेंगे, इसको भी आप लिख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला अगर आप कंक्लूजन में लिखोगे तो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या होता है, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक। मतलब आपने टॉपिक शुरू किया, रेदर देन एनालाइजिंग। एनालिसिस वाला पार्ट जो आपका फाइनल टेक होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो आपके कंक्लूजन में आता है। फिर एक ठीक चीज है। और थी कि हाँ हाँ। सर एक चीज और थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट था उनका, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो 2018 का था। उसमें भी उन्होंने हम्म। संवैधानिक नैतिकता को मतलब भारतीय संविधान का एक मार्गदर्शक सिद्धांत बताया था। तो उसको भी लेके कोट कर सकते हैं इंट्रो में, अगर हाँ, ये चीज इसको कर सकते हैं। जजमेंट को लें तो। हम्म। ये सब देखो अभी, क्योंकि ये सब जजमेंट बचा के रखो, क्योंकि पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी को अपहोल्ड करता है ना, या फिर संवैधानिक सर्वोच्चता को अपहोल्ड करता है। तो अब जब हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जजमेंट यूज करें। ठीक है। जी सर। तो एक आध जजमेंट को यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर जजमेंट हमको बचा के रखना है कि हम लोग इन दोनों एस्पेक्ट में अच्छे से लिख पाए अपना पॉइंट। ठीक है। तो अब देखो, इसमें पहला पार्ट पूछा कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या है, फिर सेकंड पार्ट पूछ रहा है संवैधानिक सर्वोच्चता कैसे बनाता है, थर्ड पार्ट है नागरिकों का अधिकार की रक्षा। अच्छा, एक चीज आप लोग ये बताओ कि जैसे मान लो अगर हम क्वेश्चन में से ये हटा दें कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, अगर ये क्वेश्चन में से हटा दें, बस अगर क्वेश्चन ये पूछें कि संवैधानिक नैतिकता कैसे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी और सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। या फिर हिंदी में, यह संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखने तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में किस प्रकार सहायक है, उपयुक्त न्यायिक निर्णयों के आलोक में विवेचना कीजिए। तो क्या आंसर में कोई चेंज आता जो अभी तक हमने अप्रोच डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन का। आपको क्या लग रहा है, एनीवन। नो सर, आई है थिंक ना। नहीं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे लेकिन देखो चेंज करना चाहिए हम लोग को, वो चीज हम लोग देखेंगे कैसे। जैसे देखो, जब भी कभी भी यूपीएससी इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, संवैधानिक नैतिकता क्या है,
उसको उसने अलग से पूछा है। अगर मान लो उसको, अगर आपको डिटेलिंग नहीं चाहिए, इसका मतलब फिर वो इस तरीके से अलग से पूछता ही नहीं। अगर उसने पूछा है संवैधानिक नैतिकता क्या है, तो कम से कम आपको हाफ पेज उस पे अलॉट करना है, उसके बारे में अच्छे से टैकल करना है। ठीक है, पहले आपने डिफाइन कर दिया कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, कोर वैल्यूज एंड मोरालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर आप चाहो तो थोड़ा सा कुछ बता दो कि ये कोर वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के। क्या क्या है कोर वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के? किसी को याद है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या फिर संवैधानिक नैतिकता का कोर वैल्यू क्या है? जैसे क्या हो सकता है, संघवाद। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, फिर आप बोल सकते हैं इक्वालिटी की बात कर सकते हो। और कोई? कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का रूल कोई ऑफ और लॉ। कोर प्रिंसिपल? हाँ, रूल ऑफ लॉ की बात कर सकते हो। रूल ऑफ हम्म। जस्टिस लिबर्टी की बात कर सकते हैं। हाँ, लिबर्टी की बात कर सकते हो आप। है ना, जो जो चीजें आपको लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जैसे आप बोल सकते हो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया। एंड ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोसीजर। फंडामेंटल राइट्स। हाँ, इक्वालिटी। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चीजें लिख दिए हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, है ना, तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि ये सब कोर प्रिंसिपल है फंडामेंटल राइट के, इक्वालिटी, लिबर्टी, है ना, रूल ऑफ लॉ, ये सब। जस्टिस आप डाल सकते हो, सेपरेशन ऑफ सोशल पावर। जस्टिस। क्या सेपरेशन चीज? सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, ये भी आप सेपरेशन डाल ऑफ सकते हो। पावर्स। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है ना। तो ये आपके हो गए कोर प्रिंसिपल और ये कोर वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। अब जब उसने अलग से पूछा है कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, इसका मतलब कम से कम आपको हाफ पेज उस पे लिखना चाहिए, ना कि बस इंट्रोडक्शन में डिफाइन करके सीधा हम इस पे आ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर इस क्वेश्चन का पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से कुछ पूछे, जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है रिजर्वेशन के बारे में पूछ रहा है, लेकिन पहला उसका छोटा सा क्वेश्चन था अफर्मेटिव एक्शन क्या है। तो अब मान लो इसको अगर आपको कभी डिस्कस करना हो, इस टाइप के कभी भी कुछ चीजें हैं, तो थोड़ा सा ऐसे चार पांच कैटेगरी बना लो कि क्या क्या हम लोग इसमें सोच सकते हैं। जब भी कोई इस टाइप का टर्म आए तो डिफिनीशन के बारे में सोच सकते हैं, है ना। किसी का अगर इंपॉर्टेंट कमेंट्री है उस पे, तो उसके बारे में बता सकते हैं। फिर कोई एग्जाम्पल उस पे है, उसको बता सकते हैं एग्जाम्पल, या फिर कोर वैल्यूज यहाँ लिख सकते हैं। फिर एक हम लोग ये भी लिख सकते हैं, कोई आइडियोलॉजी की बात कर सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, जहाँ पे स्टेट एक्टिवली एफर्ट लेता है ना, वेलफेयर पॉलिसी के लिए, सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों आइडियोलॉजी को कंबाइन करता है, लिबरल प्लस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, है ना। जो दोनों का बेस्ट पार्ट है वो इसमें कंबाइन करके अफर्मेटिव एक्शन की तरफ गवर्नमेंट फोकस करती है। ठीक है, फिर आप दिखा दो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो अब देखो, जैसे एक एक कोई स्टूडेंट बस कोई डिफिनीशन लिख के नेक्स्ट हेडिंग पे मूव कर गया, लेकिन दूसरा स्टूडेंट है उसने अफर्मेटिव एक्शन हेडिंग डाला और उसमें 4 से 5 पॉइंट में इस तरीके से लिख दिया। तो अब जो भी इवेलुएटर होगा, अगर इसको रीड करेगा तो उसको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना, कि ये एक्चुअल में अफर्मेटिव एक्शन का मीनिंग है। बट जनरली लोग मतलब 90% प्लस लोग यही करेंगे कि डिफिनीशन लिख के नेक्स्ट हेडिंग पे मूव कर जाएंगे। उनको लगेगा कि अफर्मेटिव एक्शन उन्होंने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करना है, कोई भी कीवर्ड आए जब यूपीएससी पूछे, अलग से जब पूछ रहा है, जब अलग से नहीं पूछ रहा है तब इंट्रोडक्शन डिफाइन करके आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जब अलग से पूछ रहा है तो उसमें 4 5 ब्रॉडर हेडिंग सोचो, मतलब उसमें आपको सोच के उसके हिसाब से पॉइंट बनाना है। जैसे सिग्निफिकेंस हो सकता है, कि महत्व क्या है। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का महत्व क्या है, इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, है ना, या फिर इन प्रमोटिंग, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो हम लोग पढ़ते हैं उसको भी कॉम्प्लीमेंट करता है। एक पॉइंट ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं है कि बस डिफाइन करके छोड़ना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है ना। अब देखो स्ट्रक्चरिंग, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। हेडिंग आप लोग बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहला हेडिंग क्या होगा इसमें? एनीवन?
किसी के दिमाग में कुछ है, हेडिंग दिमाग में आ रहा है? सर सामाजिक नैतिकता पर प्राथमिकता। सामाजिक नैतिकता में प्राथमिकता? जी सर। मतलब बट क्वेश्चन सामाजिक नैतिकता की बात ही नहीं कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी को कैसे एस्टेब्लिश करेगा। दूसरा पूछ रहा है तो सर। सिटीजन के राइट को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, है ना। यस सर। यहाँ पे पहला हेडिंग ऐसे लिख सकते हो, संवैधानिक सर्वोच्चता में। ठीक है, ये आपका पहला हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग क्या होगा? फिर संवैधानिक नैतिकता के मूल तत्व या कोर वैल्यूज को। नहीं नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से ही आप कोशिश करो हेडिंग बने जो क्वेश्चन की, हमेशा क्वेश्चन के कीवर्ड यूज करना है हेडिंग में, है ना। अपने से मतलब कोशिश करना है कि अपना कीवर्ड उसमें नहीं डालना है। मतलब हम लोग पॉइंट में लिखेंगे बट हमेशा क्वेश्चन का हेडिंग आप यूज कीवर्ड यूज करो। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में। सेकेंड हेडिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, सेफ गार्डिंग सिटीजन्स राइट। ठीक है। अब इसमें चाहो तो कंक्लूजन में लिख सकते हो क्योंकि 10 मार्कर है, नहीं तो इसमें एक हम लोग और एस्पेक्ट सोच सकते थे, इसका थोड़ा सा निगेटिव क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, है ना। बट उसको बहुत स्पेस नहीं देना है, उसको आप कंक्लूजन में ही कर दो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का निगेटिव साइड क्या होता है कि सब्जेक्टिविटी लाता है ना। कोई चीज फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, आप जितनी चीजें लिखी हैं लगभग ये कहीं पे मेंशन नहीं है, बस हमको लग रहा है जैसे यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ये भी बोलते हैं सेकेंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जो जो फीचर है, आप उसको मतलब यहाँ पे लिंक करके लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी में, है ना। और ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है, तो एक तरीके से हम लोग इसका क्रिटिसिज्म में जुडिशियल ओवररीच या फिर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरीके से कंक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हाईलाइट करके फिर बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एक्चुअल में है क्या, उसको थोड़ा सा कोडिफाई करने की जरूरत है, और जिससे कि हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म को रोक पाए, बट अल्टीमेटली सिग्निफिकेंस बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का। वहां पे हम लोग ये वाला कोड भी डाल सकते हैं जो 80 ने बताया, संवैधानिक नैतिकता का विकास करने की जरूरत है एज पर अम्बेडकर। ये मतलब नेचुरली ऐसे नहीं डेवलप होता है। तो अब हम लोग देखो पहला हेडिंग को कवर करते हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ठीक है, पहला हेडिंग हम लोग का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी को कैसे अचीव कर सकते हैं, संवैधानिक सर्वोच्चता कैसे अचीव कर सकते हैं। अब इसमें जितने आप बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन आपने पढ़े होंगे उन सबको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई पॉइंट बताना चाहेगा? विश्वानंद भारती 1970 से पहले अडॉप्ट, मतलब मेरा गांधी हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कर लेंगे हम ना। की। लेकिन यहाँ पे देखो पहले हमको आर्गुमेंट देना होगा, पहले ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट जजमेंट लिख देंगे। पहले एक लैंग्वेज कीवर्ड शॉर्ट सेंटेंस से यूज करेंगे, फिर उसके बाद जजमेंट मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे बोल देंगे इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, दस इट विल हेल्प इन अपहोल्डिंग द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कोर प्रिंसिपल वैल्यूज हैं उसको अपहोल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, एनी अदर पॉइंट? जैसे देखो जुडिशियल रिव्यू के लिए वो करता है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो आर्टिकल 13, 32 और 226 कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को अपहोल्ड करना होता है या फिर जुडिशरी को अपहोल्ड करना होता है ना। जो हमारे संविधान की स्पिरिट है उसको अपहोल्ड करने के लिए तो जुडिशियल रिव्यू की बात कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि आर्बिट्रेरी लॉज नहीं बनते हैं। ठीक है, एनी अदर पॉइंट? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाता है? जैसे देखो क्या होता है कि जब भी आप देखोगे मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बनेगी,
है ना, किसी एक पार्टी, कोई एक पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ जाती है, तो हमेशा क्या करती है, लॉज को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश करती है अपने हिसाब से, है ना। तो ये क्या करता है, लिमिट करता है मेजोरिटेरियनिज्म को, या फिर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, है ना, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करता है। नहीं तो क्या होगा कि मेजोरिटेरियन अगर गवर्नमेंट रहेगी तो वो अपने हिसाब से लॉ बनाने लगेगी। ठीक है। इसमें कोई आप जजमेंट देना चाहोगे, कोई आपको आइडिया है इसमें कोई? और देखो, मेजोरिटेरियनिज्म दो तरीके से हो सकता है। एक तो मान लो कोई पार्टी पावर में है, दूसरा क्या हो सकता है, मतलब पूरी सोसाइटी किसी पर्टिकुलर चीज के सपोर्ट में है ना। तो वहां पे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रिमेसी दी जाती है ओवर सोशल वैल्यूज या फिर मोरालिटी। जैसे आप देखोगे, यहाँ पे एग्जांपल आप डाल सकते हो, नवतेज सिंह जौहर केस, ठीक है, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को क्या कर दिया गया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। ठीक है। ये आपका राइट वाले में भी आ जाएगा, बट अभी हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी में, है ना। तो जब भी मेजोरिटेरियन मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट हो गई, या फिर पीपुल का किसी पर्टिकुलर चीज पे, सोसाइटी का किसी पर्टिकुलर चीज पे एक सेट ऑफ नॉर्म्स है, तो उसको अगर कोई वो इविल प्रैक्टिस है या कोई चीज है जो मतलब ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट जा रही है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को अपहोल्ड करने में हेल्प करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के थ्रू। राइट। और एक जो 80 ने केस बताया था, एनसीटी दिल्ली केस, है ना, तो वहां पे क्या करता है, मतलब एक तरीके से गाइड करता है जुडिशरी, गाइड करता है गवर्नमेंट को कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है। सिमिलरली नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल्सो जुडिशरी एक मार्गदर्शन की तरह काम करता है। जब भी आप लॉज बनाओ, जब भी आप कोई जजमेंट दो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को अपहोल्ड करो। ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग मनेका गांधी केस यूज कर सकते हैं कि जैसे जो लॉज होते हैं वो क्या होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए। राइट। किसी को डाउट हो रहा है इसमें? नो सर। है ना। तो हम लोग को इस तरीके से जो जजमेंट पता है, जहाँ पे मतलब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, उन सब केस को आप लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है। एनजेएससी केस की बात कर सकते हो, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का की प्रिंसिपल क्या है। यहाँ पे जैसे हमने देखा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो इससे रिलेटेड केस हमको कौन सा याद है, एनजेएससी केस। तो यहाँ पे हम लोग एनजेएससी केस लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा केस याद है, एसआर बुमाई केस। ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कौन सा केस याद है, मनेका गांधी केस। ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे जजमेंट कोट कर सकते हो, क्योंकि ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करने के एग्जाम्पल हैं, जहां पे भी इक्वलिटी अपहोल्ड हो रहा है। जैसे देखो, राइट वाला अलग हेडिंग हम लोग को बनाना है, नहीं तो हम लोग आर्टिकल 1421 जैसे सबरीमाला केस हो गया, ठीक है, या फिर आपका नवतेज सिंह जौहर केस हो गया, और भी बहुत सारे ट्रिपल तलाक बैन करने वाला केस हो गया, शाहबानो केस हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कैसे हेल्प करता है, राइट के प्रोटेक्शन में, अधिकार के सुरक्षा में। ठीक है। तो हम लोग हेडिंग 2 पे आते हैं। हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से हेडिंग बनाना है। मतलब आपको देखो पॉइंट नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मे बी आप एक दो पॉइंट लिखोगे, लेकिन अगर आपका अप्रोच सही रहेगा तो फ्यूचर में आप सही डायरेक्शन में सोच पाओगे। धीरे धीरे आप पॉइंट जनरेट कर लोगे, अगर आप सही चीजें पढ़ रहे हो, सही सोर्सेज पढ़ रहे हो, सही तरीके से इंटरलिंक कर रहे हो, तो धीरे धीरे पॉइंट जनरेशन प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अप्रोच सही होना चाहिए, आपका हेडिंग परफेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन में जो पूछा है, जो कीवर्ड यूज किया है, उसी के हिसाब से होना चाहिए। सेकेंड हेडिंग क्या होगा हम लोग का, इन सेफ गार्डिंग सिटीजन्स राइट। ठीक है। जो नागरिकों के अधिकार हैं की सुरक्षा में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या पॉइंट बना सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? देखो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो हम लोग 5 पॉइंट्स
ही लिख पाएंगे। उससे ज्यादा मतलब अगर आप जजमेंट के साथ लिखोगे तो उतना स्कोप नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि आपको आर्गुमेंट में लिखना है फिर जजमेंट लिखना है। तो एक लाइन का आर्गुमेंट, एक लाइन का एग्जाम्पल, या कई बार 1 से 1.5 लाइन हो जाता है। ठीक है, तो 2 से ढाई लाइन का आपका एक पॉइंट बनेगा, तो आप 5-5 पॉइंट दोनों हेडिंग में लिख पाओगे, उससे ज्यादा का चांसेस नहीं रहते हैं। अगर आप जजमेंट नहीं लिखोगे तब आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, 6 पॉइंट 7 पॉइंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप हर पॉइंट में जजमेंट डाल पा रहे हो तो 5 पॉइंट मोर देन इनफ है। ठीक है, तो इन सेफ गार्डिंग सिटीजन्स राइट में कैसे यूज हो रहा है, अब देखो यहाँ पे कोई बताना चाहेगा, किसी को कुछ याद है इसमें? देखो अभी कितने सारे मतलब, बताइए। लैंड रजिस्ट्रीज इंश्योर करने में सर, ट्रिपल तलाक केस 2017। हाँ, अब इसमें पहले मुझे आर्गुमेंट बताओ कि मतलब पहले स्टार्ट कैसे करेंगे। लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें ऐसे बता देते हैं कि जो सोशल मोरालिटी है हमारे पास, देखो कौन कौन सी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जो क्या बोलता है, इक्वेलिटी को अपहोल्ड करना है, ठीक है, समानता को अपहोल्ड करना है, या फिर ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है, आर्टिकल 21, है ना। लेकिन वहीं पे सोशल मोरालिटी किसकी बात करता है, मतलब सोशल मोरालिटी में क्या चीज है, जैसे ट्रिपल तलाक की बात करता है, ठीक है, या फिर सबरीमाला में एंट्री वुमेन का बैन है ना, ऐसे बहुत सारे होमोसेक्सुअलिटी की बात है। तो अब ये सोशल मोरालिटी को क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है ओवर सोशल या फिर रिलीजियस मोरालिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जजमेंट लिख दोगे कि जैसे ट्रिपल तलाक बैन करने का जजमेंट हो गया, है ना, सबरीमाला जजमेंट लिख सकते हो, नवतेज सिंह जौहर का केस लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक बार आर्गुमेंट बनाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रायोरिटाइज किया जाता है ओवर सोशल मोरालिटी, जहाँ पे इक्वालिटी वायलेट हो रहा है। फिर एक पॉइंट हम लोग बना बना देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हेल्प्स इन अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन या फिर डिग्निटी ऑफ सिटीजन। फिर वहां पे हम लोग एक पॉइंट और बना सकते हैं, एक जजमेंट और लिख देंगे। ठीक है, फिर कैसे आप बोल सकते हो कि आर्टिकल 21 को एक्सपैंड करने में, जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया, या फिर आप बोल सकते हो जो लाइफ राइट टू लिबर्टी है, ठीक है, जीवन का अधिकार है, वहां पे उसको कंटिन्यूअसली एक्सपैंड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का डॉक्ट्रिन फॉलो हो रहा है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया, या फिर आप देख सकते हो MC मेहता केस हो गया, है ना, जिसमें एक्सपेंड करके हम लोग राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोग एनवायरनमेंट वाला रिसेंटली मंजीत सिंह आई थिंक जजमेंट था, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी रिसेंटली अपडेट किए हैं कि राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो हम लोग सिटीजन्स को राइट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सब हमारे पास केसेज हैं, मंजीत सिंह केस, MC मेहता केस, मनेका गांधी केस, ठीक है, सबरीमाला केस, ट्रिपल तलाक केस। सर ओके, इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना, और उसमें हाँ एग्जाम्पल आ हाँ हाँ जाएगा केएस पुट्टा हाँ, स्वामी केस 20 बिल्कुल बिल्कुल। 20 हाँ, यही वाला मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये एक आपका आर्गुमेंट बन जाएगा, डिग्निटी या फिर गरिमा, मानव गरिमा, है ना। तो इसमें आप पुट्टा स्वामी केस की बात कर सकते हो, जिसमें प्रिवेसी की बात करता है। अभी एक जैसे अमर जैन केस वाला आया था, जिसमें बोला था कि डिजिटल एक्सेस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, जोसेफ साइन केस है, सायरा बानो केस है। और देखो ये क्या करता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है ना। तो जो भी सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी होती है सोसाइटी की, उसके हिसाब से चीजों को अपडेट किया जाता है। जैसे आप इसमें कुछ ऐसा भी बता सकते हो, जैसे श्रेया सिंगल केस हो गया, ठीक है, या फिर एक सर जैसे ये यहाँ भी पे आ जाएगा, कौन सा? अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण, ऐसे हेडिंग आ जाएगी। और उसमें हाँ हम हाँ सबरीमाला और या वो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन का जो केस था वो भी ऐड हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब यार देखो, आप सब लोग के पास कितना जजमेंट दिमाग में आ रहा है ना, मतलब वैसे आंसर लिखते हो कई बार नहीं आ पाता है, बट चीजों को ब्रॉडर व्यू में सोचना है, तब आप बहुत सारे जजमेंट लिख पाओगे, है ना। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये आपके मतलब आर्गुमेंट है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, अल्पसंख्यकों के राइट प्रोटेक्ट करने में, लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट होता है, मानव गरिमा को प्रोटेक्ट करने में, समाज में इक्वलिटी स्थापित करने के लिए।
ठीक है, ये सब आपके हाँ, लैंगिक समानता के लिए, ये सब आपके आर्गुमेंट हो गए, उससे बस आपको एक जजमेंट लिंक कर देना है। एंड सर एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुनिश्चित करना, और उसमें हम आधार में ये दे सकते हैं कि आर्टिकल 32 और 226 को अम्बेडकर ने हृदय और मतलब आर्टिकल 32 को अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है, तो ऐसे एक पॉइंट। जो हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के थ्रू वो उसको वो अपहोल्ड कर पाता है। ठीक है, कि अपहोल्ड कर पाए इक्वालिटी को, लिबर्टी को, रूल ऑफ लॉ को, है ना, किसी के अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ना हो पाए, एलजीबीटी क्यू के राइट को प्रोटेक्ट करने को, नवतेज सिंह जौहर केस, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। अब इसका एंड कैसे करेंगे? एंड मेरे हिसाब से जो 80 ने बोला था, मुझे सबसे अच्छा एंडिंग वही लग रहा है, कि मतलब संवैधानिक, अब यहाँ पे देखो 15 मार्कर होता तो हम लोग थोड़ा निगेटिव एस्पेक्ट में जा सकते थे, कि मतलब कोडिफाइड नहीं है, कई बार इससे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, दैट लीड टू दी जुडिशियल ओवररीच या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग डिफाइंड नहीं है, कोडिफाइड नहीं है, तो इसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है जुडिशरी के द्वारा, है ना। लेकिन अब ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो हम लोग एक नया डायमेंशन शुरू करने के बजाय बेटर है कि कंक्लूड कर लें आंसर को। और उसमें मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कंक्लूजन ये वाला है, कि मतलब एक बार 80 फिर से बताना क्या एक्चुअल कोट था अम्बेडकर का। सर ये था कि संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है, इसका विकास हम्म करना पड़ता है। और फिर उसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देंगे कि संवैधानिक नैतिकता का अर्थ संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के हम्म अनुरूप शासन संस्थाओं और या हम्म नागरिकों हम्म के आचरण से है, ऐसा कुछ मतलब एक हम्म, ओवरव्यू दे सकते ठीक है ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइनल रखेंगे कंक्लूजन में, है ना, कि अंबेडकर का जो कोट है स्वाभाविक भावना नहीं है, मतलब हम लोग को इसको डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल कंक्लूजन रहेगा इस क्वेश्चन का, राइट।